हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रेक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राज्यों के पुनर्गठन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देशी रियासतों के एकीकरण के बाद भारत में राज्यों का गठन किस प्रकार किया गया, क्या परिस्थितियां रही और किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा भारत में राज्यों के निर्माण के लिए। और अभी तक जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका निर्माण कब कब और किस तरह से किया गया, आज के इस वीडियो में हम इसे पूरी डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी की लाइव क्लासेस जो हैं वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप डिटेल में पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जाकर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। देखिए, इस कोर्स के अंदर जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएगी। और इसके अलावा हर टॉपिक के बाद आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा एप्लीकेशन के अंदर ही। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए बिना देर किए। हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बारे में। भारत में राज्यों के पुनर्गठन की देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें भारत की आजादी के समय में जाना होगा, मतलब 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। उसके पहले 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया था, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के आधार पर भारत से पाकिस्तान को अलग करके एक देश बना दिया गया था। इस वक्त तक भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थी। लगभग 565 देशी रियासतें थी। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया देशी रियासतों के लिए कि जो देशी रियासतें भारत संघ में मिलना चाहती है वो भारत संघ में मिल जाए, जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है वो पाकिस्तान के साथ चले जाए, और जो स्वतंत्र देश के रूप में रहना चाहती है वो देशी रियासत स्वतंत्र देश के रूप में रह सकती है। ये तीन प्रावधान हमें 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में देखने को मिलते हैं। उस वक्त भारत में जितनी भी देशी रियासतें थी, अगर इसको फॉलो किया जाता तो वो कहीं ना कहीं भारत संघ से अलग हो जाती। लेकिन उस वक्त भारत में एक बहुत ही कद्दावर नेता हुआ करते थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे बुद्धिजीवी थे, और जितनी भी देशी रियासतों के राजा थे, जितनी भी देशी रियासतें थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ज्यादा सम्मान करती थी। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के आग्रह पर या सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर लगभग सारी देशी रियासतें खुशी खुशी भारत संघ में मिलने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कुछ देशी रियासतें ऐसी भी थी जिनसे भारत संघ का डिस्प्यूट उत्पन्न होता है, विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। कुछ देशी रियासतें जैसे हैदराबाद, इसके अलावा गुजरात का जूनागढ़, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, ऐसी देशी रियासतें थी जो कि कहीं ना कहीं भारत संघ में मिलने से आनाकानी कर रही थी या भारत संघ में मिलने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसी कंडीशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नीति को फॉलो करते थे, साम दाम दंड भेद। जैसे भी हो, देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करना है एट एनी कॉस्ट। या तो प्यार से मान जाए तो प्यार से कर लेंगे, और नहीं तो हथियार के दम पर किया जाएगा। ऐसी कंडीशन में जब हैदराबाद का निजाम भारत संघ में मिलने से इनकार कर देता है, तब एक ऑपरेशन चलाया जाता है, एक आर्मी आप बोल सकते हैं एक्टिविटी चलाई जाती है जिसे कहा जाता है ऑपरेशन पोलो। आर्मी एक्शन के द्वारा हैदराबाद को भारत संघ में विलय कर लिया जाता है। जूनागढ़ की बात करें जो कि गुजरात में है, इसे रेफरेंडम करवाकर, मतलब जनमत संग्रह के आधार पर भारत संघ में शामिल कर लिया जाता है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत संघ में विलय कर लिया जाता है, और लगभग सारी रियासतें भारत संघ में मिल जाती है। जब भारत संघ में देशी रियासतों का एकीकरण कर लिया जाता है, तब सबसे पहली जो समस्या आती है वो रहता है नए राज्यों का भारत में निर्माण किया जाना प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। लेकिन जब तक नए राज्यों का निर्माण नहीं किया जा रहा है, भारतीय संविधान में भारतीय संघ क्षेत्र को 4 भाग में डिवाइड करते हुए जगह दे दी गई। किसमें? भारतीय संविधान में। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, और इस संविधान में भाग 7 में भारतीय संघ क्षेत्र को 4 भागों में डिवाइड किया गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
ये चार भाग कौन से थे? पार्ट ए, बी, सी और डी। प्रावधान कहां देखने को मिलता था? भारतीय संविधान के भाग 7 में। पूरे भारतीय संघ का जितना भी क्षेत्र है, देशी रियासतें जितने भी क्षेत्र है अदर्स, उन सभी को भाग 7 में शामिल किया गया। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट ए में उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया जो कि ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र थे। वो क्षेत्र जिन पर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का शासन था, उन्हें पार्ट ए में जगह दी गई। इसके अलावा देशी रियासतें जिनमें राजा रजवाड़ों का शासन देखने को मिलता है, उन्हें पार्ट बी में सम्मिलित किया गया। वैसे देखा जाए तो देशी रियासतें भी इनडायरेक्टली ब्रिटिश प्रांत के अंडर में ही थी, मतलब कहीं ना कहीं इन पर ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल था। लेकिन क्योंकि यहां पर राजा रजवाड़े शासन कर रहे थे, इसीलिए देशी रियासतों को पार्ट बी में जगह दी गई, जहां पर खुद की स्वयं की विधानमंडल भी थी निर्णय लेने के लिए। इसके अलावा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को पार्ट सी में इंक्लूड किया गया। वर्तमान जैसे हम यूनियन टेरिटरीज देख रहे हैं, वैसे कभी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। इन्हें पार्ट सी में जगह दी गई और इसके बाद पार्ट डी में अंडमान निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसे पार्ट डी में इंडिविजुअली इंक्लूड किया गया। तो इस तरह 1950 तक भारत में जो संविधान बना था, भाग 7 में भारतीय क्षेत्रों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। लेकिन उसके पहले ही भारत में राज्यों की गठन की प्रोसीजर को शुरू कर दिया गया था, क्योंकि जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो जितने भी क्षेत्र थे वो भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग करने लगे। ऐसी कंडीशन में जब भारत के सभी क्षेत्र भाषा के आधार पर राज्य की गठन की मांग कर रहे थे, तब 1948 में, याद रखिएगा, जून 1948 में एक कमेटी का गठन किया जाता है भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण पर विचार करने के लिए। एक कमेटी गठित की जाती है जिस कमेटी का नाम होता है एस के धर आयोग। ध्यान से सुनिएगा, एस के धर आयोग। जून 1948 में जब देशी रियासतों का एकीकरण चल ही रहा था, तब 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया जाता है। किस लिए? भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस पर अपनी सिफारिशें देने के लिए। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे फ्रेंड्स, जिनकी अध्यक्षता में इस कमेटी को बनाया गया था। इस कमेटी ने भारत सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी और अपनी सिफारिशों में इसने कहा कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भौगोलिक और प्रशासनिक आधार है, भौगोलिक और प्रशासनिक तौलियत के आधार पर भारत में राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर। यह कहा किसने? एस के धर आयोग। लेकिन इसकी अनुशंसा का भारत में विरोध होने लगा अलग अलग क्षेत्रों में। तब दिसंबर 1948 में एक और कमेटी का गठन किया जाता है जिसका नाम है जेवीपी समिति या आयोग। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 मेंबर होते हैं इस कमेटी में। और जेवीपी कमेटी 1948 में गठित की जाती है। 1949 में इनकी सिफारिशें आती है और अपनी सिफारिशों में ये भी एस के धर आयोग की सिफारिशों को ही दोहराते हैं कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके भौगोलिक और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में वो क्षेत्र जो कि भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग कर रहे थे, वहां पर असंतोष फैलने लगता है और अशांति उत्पन्न हो जाती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है तेलुगु बेल्ट का। तेलुगु बेल्ट में काफी जोर शोर से वो आवाज उठा रहे थे कि हमारे क्षेत्र को तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया जाना चाहिए। तब वो भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग को लेकर अनशन पर बैठ जाते। तब उनके जो नेता होते हैं, एक तेलुगु नेता जिनका नाम था पोट्टी श्री रामाल्लू राजू, ठीक है, श्री रामाल्लू राजू याद रखिएगा आप, उसमें अपना काम हो जाएगा। वो नेता, तेलुगु भाषी बेल्ट के नेता अनशन पर बैठते हैं और 56 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद जो तेलुगु बेल्ट होता है वहां पर हालात बिगड़ने लगते, दंगे की स्थिति आ जाती है। ऐसी कंडीशन में आनन फानन में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1 अक्टूबर 1953 को भारत में पहला भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाता है आंध्र प्रदेश, जो कि तेलुगु बेल्ट का एक राज्य होता है। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया था और भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। क्लियर हो जाता है यहां तक?
जब परिस्थितियां शांत हो जाती है तो फाइनली एक और आयोग का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसका गठन किया जाता है 1953 में। इसके अध्यक्ष के नाम से इस आयोग को जाना जाता है, ये याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसीलिए राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके दो सदस्य भी थे, एक थे हृदयनाथ कुंजरू और एक थे के.एम. पडिक्कर। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है, फजल अली इसके अध्यक्ष थे, और इनकी सिफारिश के आधार पर ये अपनी सिफारिशें देते हैं, और कहीं ना कहीं ये अपनी सिफारिशों में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन साथ ही इंक्लूड करते हैं कि उसमें भौगोलिक और प्रशासनिक सहूलियत को भी देखा जाना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि पहले जो कमेटी थी या जो लोग थे वो क्यों भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग पर सहमत नहीं थे? तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूरोप। यूरोप जितना भी बना है फ्रेंड्स, वो भाषा के आधार पर ही डिवाइड होकर बना है। पुर्तगाली भाषा वालों ने पुर्तगाल बना लिया, फ्रेंच भाषा वालों ने फ्रांस बना लिया, जर्मन बोलने वालों ने जर्मनी बना लिया, रशियन बोलने वालों ने रशियन बना लिया। तो इस तरह उन लोगों ने यूरोप को देखा था और उन्होंने समझा कि भाषा के आधार पर आगे चलकर भारत भी विभक्त हो सकता है अगर राज्यों का निर्माण किया जाएगा तो। उस वक्त के जो इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी थे, जब अंग्रेज भारत को छोड़ के जा रहे थे ना, तब उनका यही मानना था कि भारत यहां से मुश्किल से 15 साल में बिखर जाएगा। 15 साल में ये अलग अलग देश के रूप में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भाषाई विविधता बहुत ज्यादा है, कल्चर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये यूनाइट होकर कभी रह ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस वक्त के जो भारत चलाने वाले लोग थे, जो सरकार में थे, जो भारत संघ था, उसको कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे तो कहीं उन यूरोपीय की बात या फिर ब्रिटिशर्स की बात सही ना हो जाए कि भारत बिखर जाएगा। लेकिन आपने देखा भाषा के आधार पर हालांकि राज्यों के गठन के बाद भी हमने भारत को बहुत अच्छी तरीके से संभाला और भारत आज तक यूनाइट है। तो हमने कहीं ना कहीं ब्रिटेन के वो जो इंटेलेक्चुअल थे उनको गलत सिद्ध किया है। ओके, तो आप यहां पर ये समझ गए होंगे कि क्यों भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा था। फिर भी ठीक है, फाइनली फजल अली आयोग ने भाषा को भी मान्यता दी, लेकिन साथ ही साथ कहा कि भौगोलिक और प्रशासनिक आधार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इनकी सिफारिशों के आधार पर 7वां संविधान संशोधन किया जाता है और राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है, और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए जाते हैं पूरे भारत संघ से फजल अली आयोग की सिफारिश पर। हालांकि इनकी सिफारिश को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन पूरी तरह वैसा की वैसा नहीं लिया गया, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके। हालांकि सिफारिशें इन्हीं की थी, तो इनकी सिफारिश पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अमेंडमेंट कौन सा था? 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, और इस अमेंडमेंट के द्वारा ही जो संविधान का भाग 7 है, जिसमें भारत को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, A, B, C और D, उसको खत्म कर दिया गया। अब भारत के संविधान में भाग 7 देखने को नहीं मिलता, वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत को बांटा जा चुका है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 7th अमेंडमेंट एक्ट। किस समिति की सिफारिश पर? किस समिति की सिफारिश पर? फजल अली आयोग की सिफारिश पर। ओके, ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे वो कौन से थे। तो देखिए, ये 14 राज्य और ये 6 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 1956 के भारत में देखने को मिलते हैं। देखते हैं, असम, बिहार, बंबई, उस वक्त जो आज हम महाराष्ट्र स्टेट देख रहे हैं वो गुजरात भी उसमें इंक्लूड था और वो बंबई स्टेट के नाम से जाना जाता था। जम्मू कश्मीर, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा, मद्रास वर्तमान तमिलनाडु है और मैसूर वर्तमान कर्नाटक है। ओके, नाम चेंज हुए बाद में। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो इस तरह कितने राज्य हो गए? 14। 6 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे 1956 में। ओके, अब देखिए, वर्तमान में अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारे पास 28 राज्य फुल स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है वर्तमान में। ओके, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो अब हम देख लेते हैं कि 14 से 28 राज्य कौन कौन से कब कब बने और 6 यूनियन टेरिटरीज से कौन कौन सी हटी, कौन कौन सी बनी और वर्तमान में 8 कहां से आई। क्लियर? यहां पर एक चीज को नोट कर लीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा
1956 में ये यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन आगे चलकर इनको फुल स्टेट बना दिया गया था। 1971 में हिमाचल प्रदेश को और 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा को। हम पढ़ेंगे आगे वैसे, पर यहां से 3 ये स्टेट चले जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज चली जाएगी और फिर बचेगी 3, और फिर 5 कहां से जुड़ी है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब एक एक करके हम जान लेते हैं कि 14 राज्य के बाद कौन सा राज्य कब बना। शुरू करते हैं। तो देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट आफ्टर 1956। 1956 के बाद भारत में राज्यों का गठन कैसे किया गया। तो देखिए, 1 मई 1960 को भारत में जो बॉम्बे स्टेट था, मुंबई स्टेट था, उसको विभाजित किया गया। क्योंकि मुंबई जो स्टेट था या बॉम्बे जो स्टेट था, वो 2 भाषाओं को मानने वाले लोग वहां पर सबसे ज्यादा रहते थे। एक थे मराठी और एक थे गुजराती। तब गुजराती भाषी बेल्ट जो कि बॉम्बे स्टेट के उत्तर में था, इन्होंने एक महागुजरात आंदोलन चलाया कि हमको एक अलग स्टेट दिया जाए। तब 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट को डिवाइड किया गया और 2 राज्य बनाए गए। एक जो मूल बॉम्बे स्टेट था या मुंबई स्टेट था, उसको महाराष्ट्र में कन्वर्ट कर दिया गया और उत्तरी क्षेत्र को अलग करके बना दिया गया गुजरात। तो इससे भारत का 15वां राज्य 1960 में देखने को मिलता है, और यह राज्य गुजरात 1 मई 1960 किससे अलग होकर बनाए, महाराष्ट्र से या फिर बॉम्बे स्टेट से अलग होकर बनाया गया। 15 हो गए। इसके बाद अगले ही साल 19 दिसंबर 1961 को भारत में 16वें राज्य के रूप में एक राज्य को एड ऑन किया जाता है, जो कि नॉर्मली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमको आता हुआ दिखता है। यह फुल स्टेट के रूप में हालांकि नहीं आता है, तो अभी तो आप 15 राज्यों को ही मान्यता प्राप्त माने गुजरात तक। 19 दिसंबर 1961 को क्या किया जाता है कि दमन और दीव और गोवा, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये गोवा है और ये दमन और दीव है गुजरात के दक्षिण। ये उस वक्त तक 1961 तक पुर्तगालियों के अंडर में थे। तब भारतीय सेना और पुर्तगाल की जो सेना थी, 1961 में उनके मध्य में युद्ध होता है, ऑपरेशन विजय अभियान चलाया जाता है और दमन और दीव और गोवा को पुर्तगालियों से भारतीय सेना के द्वारा छीन लिया जाता है या अपने कब्जे में ले लिया जाता है। किसको? दमन और दीव और गोवा को। और 1962 में 12वें संविधान संशोधन के माध्यम से गोवा और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाता है। कब? 1962 में। पुर्तगालियों से 1961 में लिया और 1962 में इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। एक है ना, गोवा और दमन और दीव, ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। क्लियर? ठीक है। 30 मई 1987 को पता है आगे चलकर क्या करते हैं, गोवा को पूर्ण राज्य बना लिया जाता है और 1987 में अकेला यूनियन टेरिटरी बचता है फिर दमन और दीव। गोवा देखिए भले ही 1962 में हमारे पास है, लेकिन ये उस वक्त यूनियन टेरिटरी है। ये जो गोवा है 1987 में भारत का 25वां राज्य बना है, ध्यान रखना। अभी हम गुजरात राज्य पर आए हैं, 15वां राज्य था, बीच के हम पढ़ेंगे, लेकिन गोवा पहले ही हमारा हमसे मर्ज हो चुका था। आगे चलकर यह भारत का 25वां राज्य बना था और दमन और दीव 1962 से ही हमारी यूनियन टेरिटरी है, इसको याद रखिए, है ना। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, अब 16वां राज्य पे आते हैं। तो 1 दिसंबर 1963 को 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बनाया जाता है नागालैंड, जो कि असम राज्य से अलग करके बनाया जाता है। असम से 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से 16वां राज्य नागालैंड बनता है। असम के पूर्वोत्तर पहाड़ियों पे नागा जनजाति के लोग एक अलग राज्य की डिमांड कर रहे थे। तब उनकी डिमांड के आधार पर, क्योंकि जनजाति उनको संरक्षण देना आवश्यक है, उनकी बात सुनना आवश्यक है, इसीलिए 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से नागालैंड को भारत का 16वां राज्य बनाया जाता है, असम से अलग करके। अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन भी आना चाहिए कि सर गुजरात महाराष्ट्र को अलग किया था, तब तो संविधान संशोधन हुआ नहीं, यहां पर आपने संविधान संशोधन करा। हर राज्य में तो संविधान संशोधन होता नहीं है। तो ऐसा इसलिए यहां पर संविधान संशोधन हमको इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर संविधान के भी कुछ अन्य आर्टिकल्स में कुछ विशेष प्रावधानों को बदला गया जब नागालैंड को दर्जा दिया गया। तो अगर संविधान में कुछ अलग से प्रावधान चेंज हो रहे या एड हो रहे तो वहां पर फिर संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती। तो 13वें संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को असम से अलग करके भारत का 16वां राज्य बनाया गया था, इसको याद रखिए। आगे आते हैं। 1 नवंबर 1966 को
पंजाब से एक हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करके हरियाणा नाम का 17वां राज्य बनाया गया। किससे अलग किया गया था? यह अलग किया गया था पंजाब से। पंजाब से अलग करके हरियाणा को भारत का 17वां राज्य बनाया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करके इनकी कंबाइंड कैपिटल बना दिया गया था। 17वां राज्य कौन हो गया? हरियाणा। ओके, इसके बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश, जो कि कभी हमारी यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देकर भारत का 18वां राज्य बनाया गया। आगे एक साल बाद 1972 में 21 जनवरी 1972 को भारत में 3 नए राज्य बनाए गए, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। इनमें से त्रिपुरा और मणिपुर जो हैं, ये पहले से ही यूनियन टेरिटरीज थी, इनको पूर्ण राज्य बना दिया गया और मेघालय को असम राज्य से अलग करके भारत का एक राज्य घोषित किया गया। ओके, मेघालय को 22वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का एक स्वायत्त राज्य बनाया गया था। तो इस तरह 1972 में 3 नए राज्य बनते, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। इनमें से 2 पहले यूनियन टेरिटरीज थी और मेघालय असम से अलग करके राज्य बनाया जाता है। तो 19, 20 और 21 मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। क्लियर? तो 1972 में भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 21। इसके बाद 1975 में 26 अप्रैल 1975 को भारत में एक राज्य क्षेत्र को इंक्लूड किया जाता है, या यूं कहा जाए कि भारत संघ में एक क्षेत्र को इंक्लूड कर लिया जाता है और वो बनता है सिक्किम, भारत का 22वां राज्य। पहले सिक्किम एक ऑटोनॉमी थी, भारत को केवल इसका संरक्षण, भारत का इस राज्य को संरक्षण प्राप्त था। सिक्किम पर भारत का संरक्षण था, वो भारत संघ में शामिल नहीं था। 1975 में 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बनाया जाता है 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 22वां राज्य बन गया कौन? सिक्किम। इसके बाद 20 फरवरी 1987 20 फरवरी 1987 को भारत में 2 नए राज्य बनाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। मिजोरम 53वें संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का 23वां राज्य बनाया जाता है और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश 55वें संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का 24वां राज्य बनाया जाता है। यह कभी ना कभी भारत में असम राज्य से ही अलग हुए हैं। ये दोनों क्षेत्र कभी ना कभी भारत से, असम राज्य से ही अलग हुए। तो मिजोरम भारत का 23वां राज्य बनता है और अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बनता है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम टोटल कितने हो गए? 23 और 24। 1987 20 फरवरी 1987 में ये बन जाते हैं और 1987 में ही मिडवल ईयर के मिडवल में गोवा को पूर्ण स्टेट बना दिया जाता है, जो कि 1961 में पुर्तगालियों से लिया था और क्या बनाया गया था? यूनियन टेरिटरी। तो गोवा भारत का 25वां राज्य बनता है, याद रखिएगा, है ना। गोवा भारत का 25वां राज्य बनता है 1987 में। आगे चलकर 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया जाता है। एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होता है और यह भारत का 26वां राज्य बनता है। इसी मंथ में 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग करके बनाया जाता है उत्तराखंड। उस वक्त उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, बाद में नाम चेंज हुआ। तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ और भारत का 27वां राज्य बना। ओके, इसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अलग हुआ बिहार से और भारत का 28वां राज्य बना। तो इस एक महीने में 3 राज्यों का निर्माण हुआ था सन 2000 में। भारत का 26वां राज्य 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़, 27वां राज्य 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड और 28वां राज्य 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड, भारत का 28वां राज्य। छत्तीसगढ़ अलग हुआ है एमपी से, उत्तराखंड अलग हुआ है यूपी से और झारखंड अलग हुआ है बिहार से। 2014 में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया तेलंगाना को और यह भारत का 29वां राज्य बनाया गया। कौन सा? तेलंगाना।
तेलंगाना को भारत संघ में आंध्र प्रदेश से अलग करके 29वां राज्य बनाया गया 2014 में। तो इस तरह भारत में राज्यों की संख्या 2014 तक कितनी हो जाती है? 29 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 20। 2019 में, अब ये 29 स्टेट थे, पर 2019 में क्या किया जाता है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाते हैं और जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में डिवाइड करते हैं। एक बनता है जम्मू कश्मीर और एक बनता है लद्दाख। एक बनता है जम्मू कश्मीर और एक बनता है लद्दाख, और इन दोनों को ही 2019 में यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दिया जाता है। तो 29 राज्यों से जम्मू कश्मीर चला गया और 2 यूनियन टेरिटरीज बना। तो चला गया तो राज्य कितने बचे फिर? 28। तो वर्तमान में भारत में फुल स्टेट, पूर्ण राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। ओके, इसके बाद आते हैं हम यूनियन टेरिटरीज पर। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था? 6 यूनियन टेरिटरीज 1956 में थी। ओके, नाम आप देख ही रहे हैं, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये 3 यूनियन टेरिटरीज आगे चलकर, जैसा कि हमने देखा है, 1971 और 72 में फुल स्टेट बन जाती है। तो कौन बचा? दिल्ली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अब 1961 में 10वां संविधान संशोधन करके दादर नगर हवेली को भारत में यूनियन टेरिटरी घोषित किया जाता है 1961 में। कितनी हो गई? 4 है ना, 3 ऊपर और ये 4। इसके बाद 1962 में 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से लिया जाता है और पौंडीचेरी को भारत की यूनियन टेरिटरी घोषित किया जाता है। कितनी हो गई? 5। 1966 में जैसे ही हरियाणा अलग करते पंजाब से, चंडीगढ़ को उनकी कॉमन कैपिटल बनाकर चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाता है। तो ये कितनी हो गई? 6। 1987 में दमन और दीव, जो कि गोवा के साथ 1962 में यूनियन टेरिटरी बन चुकी थी, गोवा हटा तो दमन और दीव फाइनली अकेली बची 1987। ओके, तो 3 और 4 यहां मिल गई, कितनी हो गई? 7। 7 यूनियन टेरिटरी हो गई। अभी हमने बात की थी 2019 में जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया है और जम्मू कश्मीर से 2 यूनियन टेरिटरीज निकली है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। और यूनियन टेरिटरी 7 उधर हो गई थी और 2 ये मिक्स हो जाती है तो 9 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 9। तो स्टेट हो गए थे 28 और अब यूनियन टेरिटरी हो गई है 9। लेकिन 2020 में 26 जनवरी 2020 को 2 अलग अलग जो यूनियन टेरिटरीज थी, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, इन 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया है 20 जनवरी सन 2000 को। और जैसे ही इन्हें मर्ज किया गया, ये यूनियन टेरिटरी 2 से हो गई 1 और 9 से हो गई 8। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, तो आपको यहां पर पता चलता है कि 1956 से अभी तक भारत में कैसे कैसे राज्यों का गठन हुआ है। राज्यों का गठन अगर हम भारतीय संविधान में देखें तो भाग 3 में उल्लेखित किया गया है कि पूर्ण राज्यों को कैसे बनाया जा सकता है। भारत संघ में से एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य कौन बना सकता है, 2 राज्यों को मर्ज करके एक राज्य कौन बना सकता है। तो यह अधिकार इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है और इसके लिए संविधान संशोधन की भी कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल 368 के तहत आर्टिकल 4 ये प्रावधान करता है। लेकिन अगर संविधान के अन्य आर्टिकल्स में कुछ चेंज हो रहा है या अन्य प्रावधान बदल रहे हैं नए राज्य बनाते समय, तो फिर संविधान संशोधन किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमने देखा है कि कुछ स्टेट के गठन के समय हमें संविधान संशोधन भी मिले। ओके, तो ये थी भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, पूरा समझ में आया होगा और आपने इजीली इसके नोट बना लिए होंगे। अब देखिए, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए यहां पर हमने एमसीक्यूज को ऐड नहीं किया है। एमसीक्यूज को हम अलग से नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अगर आपने ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो आपके सभी एमसीक्यूज बिल्कुल करेक्ट जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और अब अगर एग्जाम में कहीं भी राज्यों से या राज्यों के पुनर्गठन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं जाएगा। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।